4 तक चैप्टर पढ़ लिए थे। हमने पढ़ लिया राजस्थान का इतिहास का परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, उत्सव त्योहार मेले पढ़ लिए थे, वस्त्र और आभूषण हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापत्य एवं शिल्प विविध आयाम, और आज हम पढ़ेंगे लोक संगीत। 3 चैप्टर आज हम करने का प्रयास करेंगे और फिर कल ये पुस्तक जो है वो अपन पूरा कर देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत राजस्थान चित्रकला एवं लोक कलाओं के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है बताएं। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ओध नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि 1060 ईस्वी के अंदर जो है वो हमें रचित मिलते हैं। 2 ऐसे चित्रित ग्रंथ है, पहले का नाम है क्या? ओध नियुक्ति वृत्ति, और दूसरे का नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये 2 जो है वो चित्रकला के प्राचीन जो है वो क्या है? चित्रित ग्रंथ है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो मेदपाट अर्थात मेवाड़ जो है वो राजस्थान में चित्रकला की क्या है? जन्मभूमि है। राजस्थान में जो है चित्रकला का प्रारंभ जो है वो मेवाड़ से माना जाता है। मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकला का जन्मभूमि जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। आनंद कुमार स्वामी हैं जिन्होंने प्रथम बार जो है राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया और इसको 4 स्कूल में डिवाइड किया। 4 स्कूलों में या 4 भागों में इसको जो है वो डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन सी है जिसमें इन्होंने जो है वो डिवाइड किया था? तो राजपूत पेंटिंग नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1916 में, और इसी राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में इन्होंने जो है वो राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में जो है वो भागों में बांटा है। और मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? मेवाड़ शैली जो है अजंता चित्र शैली से प्रभावित थी। जो अजंता की चित्र शैली थी उसी प्रकार की चित्र शैली जो है वो मेवाड़ शैली में की होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम कह सकते हैं, हमारे इतिहासकारों ने कहा कि जो मेवाड़ चित्र शैली है वो अजंता चित्र शैली से जो है वो क्या रही है? प्रभावित रही है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूलों या वर्गों में जो है वो बांटा गया है? तो 4 स्कूलों या वर्गों में बांटा गया है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती व ढूंढाड़। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? तो चावंड शैली, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ तथा शावर, शाहपुरा, बन्नेड़ा, नागौर, बागौर, नागौर नहीं आएगा, नागौर तो आएगा मारवाड़ में, बागौर, भीलवाड़ा। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बागौर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। एंड केलवा, ठिकाना, ये जो स्थान है वो किस में गिने जाते हैं? मेवाड़ चित्र शैली में गिने जाते हैं। अगर आप इसका डिटेल सेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमने लास्ट 2022 के एग्जाम के लिए जो है डिटेल सेशन भी करवाया है चित्रकला का, आप वो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम इतिहास के अंदर जो है इसको करवाएंगे, इतिहास और कला संस्कृति तो पढ़ेंगे। तो मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? तो मारवाड़ स्कूल की जो शैलियां हैं उनमें आता है जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर एंड घानेराव, भिनाय, रिया और जूनिया ठिकाना। ये कुछ स्थान है जो कि मारवाड़ स्कूल के अंदर जो है वो आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? इसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ को शामिल किया गया है। और ढूंढाड़ स्कूल में जो शैलियां शामिल है उनमें आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा एंड ओझियान होना चाहिए था यहाँ पर, शायद झिलाए, ठीक है, झिलाए ही ठीक है, झिलाए, ईसरदा, शाहपुरा एंड सामोद ठिकाना शैली जो है वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? पोथी ग्रंथ क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप बचपन में ऐसे एक A4 साइज पे आप, या फिर बचपन में आप स्कूल में चार्ट बनाते थे ना, चार्ट पर चित्रकारी करते थे।
विश्व के भूगोल का एक ही टॉपिक है विश्व की कृषि के प्रकार। विश्व के भूगोल का एक ही टॉपिक है विश्व की कृषि के प्रकार। जैसे ही ये हमारा जो पॉलिटी का टॉपिक है ये खत्म होता है, वैसे ही हम सबसे पहले आपको विश्व की कृषि का टॉपिक ही करवाएंगे, बाकी टॉपिक आपको बाद में करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही पॉलिटी का पार्ट खत्म होता है आपको जो है इसका पार्ट शुरू कर देंगे। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी करवाएंगे। देखो जितना आपका सिलेबस है उसका ऑलमोस्ट सभी पार्ट हम आपको करवाएंगे। पहले से ही हम आपको बता चुके हैं कि आपका एसएसटी रीड लेवल सेकंड और रीड लेवल फर्स्ट के अंदर जो है अंग्रेजी को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हम करवाने का प्रयास करेंगे। रीड लेवल 1 के अंदर जो भाषा वाला पार्ट है उसको थोड़ा हम कम करवाएंगे, बाकी सब कुछ करवाएंगे। एसएसटी वाला तो पूरा होगा ही होगा। राजस्थान जीके, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां एंड समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान, ये सारे टॉपिक आपको हम जो है वो करवाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये जो हम चार्ट बनाते थे ना, जैसे एक चार्ट हमने ये बना लिया, फिर एक चार्ट हमने ये बना लिया, एक चार्ट हमने ये बना लिया, और फिर क्या करते थे यहां पर अपन इनको क्या करते थे एक स्थान पर जो है वो एक के ऊपर एक ऐसे चार्ट को सेट कर लेते थे। एक के ऊपर सेट करके इनको धागे से बांध देते थे, छिद्र करके क्या कर देते थे धागे से बांध देते थे, और यही धागे से बांधने से ये क्या बन जाते थे पोथी बन जाते थे। तो पोथी चित्र ग्रंथ कहते हैं इनको, पोथी चित्र ग्रंथ जो है इनको कहा जाता है, और ये मेवाड़ में हमें सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासन काल स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा ने जो है वो चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इन सभी कलाओं को जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इनके काल में सबसे ज्यादा इनका विकास हुआ है। तो महाराणा कुंभा का जो काल है वो क्या कहलाता है? कला के दृष्टिकोण से जो है वो क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल जो है वो कहलाता है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया? नाना राम ने जो है वो बनाया है। किसने बनाया है? नाना राम ने। नेक्स्ट देखिए, चित्तौरों की ओवरी या चित्तौरो तस्वीरों रा कारखाना, चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों नामक जो चित्रशाला का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है? राणा जयसिंह के काल में हुआ है। और श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए यानी सजावट के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयां जो है वो कहलाते हैं। पिछवाइयां कैसी होती है? ये होती है, देखिए ये श्रीनाथ जी का चित्र यहाँ पर बना दिया गया है, और इसके पीछे जो है वो ऐसे फूल पत्तियां और जो है वो गाय या फिर अलग अलग जो है वो जैसे गाय चराते हुए दृश्य है ना, इस तरीके की पिक्चर बना दी जाती है ताकि इसको और सुंदर जो है वो सजाया जा सके। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही पिछवाई चित्रकला जो है वो कहा जाता है। देखो पिछवाई का नाम पिछवाई क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले फ्रंट में जो चित्र बनता है वो किनका बनता है? श्रीनाथ जी का बनता है। और श्रीनाथ जी के बैकग्राउंड के अंदर जो है वो क्या बनता है? जैसे मान लो मैं पिक्चर खिंचवा रहा हूं, मैं एक फोटो क्लिक करवाना चाहता हूं, तो मेरी फोटो आ गई, मेरी फोटो के पीछे क्या आ रहा है? ये शब्द लिखा आ रहा है ना, ये आ रहे हैं सारे, स्लाइड आ रही है। तो इसी प्रकार सबसे फ्रंट में श्रीनाथ जी की पिक्चर बनती है और उसके बैकग्राउंड में अलग सुंदर चित्र जो है बनाए जाते हैं, और वो चित्र जो है वो ये टोटल चित्र मिलके क्या कहलाते हैं? पिछवाई चित्रकला कहलाते हैं। और नाथद्वारा शैली के प्रमुख महिला चित्रकार, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। कमला और इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, कमला और इलायची चित्रकला शैली का संबंध किससे था? तो नाथ द्वारा चित्र शैली से इनका जो है वो संबंध रहा है। नाथ द्वारा चित्र शैली से इनका जो है वो संबंध रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहां के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं? कहां के सामंत है जो 16वें उमराव कहलाते हैं? तो देवगढ़ के जो सामंत है वो 16वें उमराव जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो श्रीधर अंधारे जो है
श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली को लोगों के मध्य जो है पॉपुलर बनाया और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो इनको ही जाता है। सब सेल्फी लेते हैं, लेकिन सेल्फी के पीछे भी तो कुछ बैकग्राउंड आता ही है ना दिनेश जी। सेल्फी के पीछे भी जो है वो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में आता ही है। पश्चिमी भारत में यज्ञ शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन था? तो अंगधर था। और मारवाड़ में कला संस्कृति का नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? मालदेव को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मालदेव को। और मारवाड़ शैली में सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? तो जसवंत सिंह के काल में हमें सबसे ज्यादा जीवंत चित्र जो है वो मिलते हैं। और मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया, यानी मारवाड़ शैली को सबसे उच्च स्तर पर किसने पहुंचाया? तो मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले थे राजा मान सिंह। मारवाड़ के शासक मान सिंह थे। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट है। कौन सा पक्षी है जो मारवाड़ चित्र शैली में मुख्य रूप से चित्रित होता है? तो खंजन। खंजन को दर्शाया जाता है। और उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लेके आया? महाराजा राय सिंह जो है वो इनको लेके आते हैं। और राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लेके आए? उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये दो चित्रकार लेके आते हैं ये। और ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर जो सोने की कलाकारी होती है, ये देखिए, ये भी एक उस्ता कला का ही नमूना है, जिसमें ऊंट के बालों को काट कर जो है विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाई जा रही है। किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो महाराजा अनूप सिंह के काल में जो है वो उस्ता कला का विकास हुआ। आज भी ये कला बीकानेर में काफी प्रसिद्ध है। बनी ठनी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं? मोर ध्वज और निहाल चंद। मोर ध्वज और निहाल चंद के द्वारा जो है ये बनाए गए हैं। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। ये जो चित्र है ये है मोनालिसा का चित्र। ये किसका चित्र है? मोनालिसा का चित्र है। और ये जो चित्र है वो है किसका चित्र? बनी ठनी का चित्र है। तो इसी बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। किसने किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने कहा। एरिक डिकिंसन ने कहा। ठीक है, तो ये दोनों चित्र आपके सामने हैं। और भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी की? 1973 में जो है वो भारत सरकार ने बनी ठनी पर जो है वो क्या की? डाक टिकट जो है वो जारी की है। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलता पूर्वक चित्रित किया जाता है? नागौरी उपशैली में है। नागौरी उपशैली में जो चित्र बनते हैं वो वृद्धावस्था के चित्र बनते हैं, यानी राजा महाराजाओं के वृद्धावस्था के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरिक डिक्सन। ठीक है, फयाज अली एरिक डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है कि मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर। ये भी बहुत अच्छा है। मूमल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और रंग महल जो एक मूमल की पुस्तक भी आती है करंट अफेयर की, तो मंथली आती है एक तो मूमल की करंट अफेयर की पुस्तक और एक आती है ईयरली करंट अफेयर की पुस्तक। तो आपको भी करंट अफेयर पढ़ना ही है। मैं आपको करंट अफेयर हालांकि करवाऊंगा, लेकिन तब तक अगर आप चाहें तो मूमल की जो मंथली पुस्तक आती है करंट अफेयर राजस्थान की, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा इनकी दिसंबर में एक पुस्तक आती है ईयरली, जिसमें 2022 का पूरा जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का करंट अफेयर जो है आपको देखने को मिलेगा। और लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। ठीक है, बिल्कुल सही बताया है आपने। इनकी जब मैंने आपको कहानी भी बताई है मूमल की, ढोला मरवन या ढोला मूमल की कहानी भी मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
रंग महल जो संसार भर में भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने बनाया था। और बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? राव उमेद सिंह के काल में। और महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्र शैली की पहचान है? महिला शिकार करने जाती है जंगलों में धनुष वगैरह लेकर, तो इस तरीके के चित्र जो है वो कौन बनाता है? इस तरीके के चित्र जो है वो किस चित्र शैली की जो है वो विशेषता है? तो कोटा चित्र शैली की विशेषता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट क्वेश्चन में लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखिएगा, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय जाता है महाराव राम सिंह को। एंड आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा चरित्र 1591 में बना था ये। और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस एवं रागमाला किस शैली के चित्र हैं? ये जयपुर शैली के जो है वो चित्र हैं। और महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके काल में की गई थी? महाराजा स्वाई राम सिंह के काल में इसकी जो है वो स्थापना हुई है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से ये जानी जाती है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है? यह है आला गीला पद्धति, आराइस तथा मोरास की पद्धति। ये क्या है? भित्ति चित्रों की जो है वो अलग अलग टेक्निक है, पद्धतियां हैं। शिव कुमार व डालू राम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, शिव कुमार और डालू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता, प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ गुलिस्ता जो है वो किसने तैयार करवाया, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए का खर्च हुआ? तो विनय सिंह। और विनय सिंह कहां के शासक थे? अलवर के शासक थे विनय सिंह, जिन्होंने गुलिस्ता नामक जो है वो एक चित्रों का ग्रंथ तैयार करवाया। उस समय इसकी जो खर्चा आया था वो कितना रुपए आया था? उस समय उसका खर्चा आया था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। वेश्याओं के चित्र, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट में लिख सकते हो आप इसको। वेश्याओं के जो चित्र हैं वो किस शैली में बने होते हैं? तो अलवर शैली जो है वो वेश्याओं के चित्र जो है वो बनाती है। वेश्याओं के चित्र यानी थोड़ा सा जो है वो साधारण भाषा में कहें तो बिना जो है वो कम वस्त्रों के चित्र बनाए जाते हैं, या बिना वस्त्रों के चित्र जो है वो महिलाओं के बनाए जाते हैं। वेश्याओं के चित्र बनाए जाते हैं जिनमें थोड़ा सा अंग प्रदर्शन दिखाया जाता है। जैसे आजकल की जो हिंदी मूवीज आती है उनमें किस तरीके से गानों वगैरह में अंग प्रदर्शन दिखाया जाता है, इसी तरीके से जो है अंग प्रदर्शन के चित्र, वेश्याओं के चित्र जो है वो अलवर शैली की जो है वो पहचान रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया? नरूका ठिकाने ने। ठीक है, उनियारा शैली का। और किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जो है वो शेखावाटी को जाना जाता है भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। और राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? सांझी। घर की दीवार पर जो है वो घर की कन्याएं, लड़कियां जो है वो सांझी का निर्माण करती है। क्या होती है सांझी? होली से पहले इसको जो है वो दशहरे से पहले बनाया जाता है श्राद्ध पक्ष में। ये जो है वो घर की जो दीवार होती है उस पर इस तरीके के घर की लड़कियां चित्र बनाती है। इसमें अलग अलग तरीके के चित्र जो है बनाती है। खास तौर पर आजकल तो क्या है, पक्के मकान होने लगे हैं तो कम बनते हैं, लेकिन पहले जो है वो कच्चे दीवारें होती थी गोबर की। तो घर में पहले मुझे याद है हम बचपन में थे तब तो गायों का गोबर इकट्ठा करते थे, एक दूसरे के घर पे जाके। जैसे मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में 5 हमारे जानकार घर हैं और हमने उनके घर पे जाके पहले दिन कह के आते थे कि कल आप गोबर जो है वो हमें दोगे, गायों का गोबर हमें दोगे। और फिर सुबह उठकर हमारे घर के अंदर हमारी माता जी वगैरह जो है उनके घर पे जाते थे और वो बटले भर भर के हम गोबर लाते थे। उसमें जो है सफेद मिट्टी को छान के गोबर में मिलाते थे और फिर मिट्टी और गोबर को
मिलाकर और जो दीवारें होती थी घर की उन पे लेव दिया जाता था, और इसके बाद जब लेव सूख जाता था तो सांझी उस पे जो है वो बनाई जाती थी, और इस तरीके की जो है अलग अलग तस्वीरें बनती है। आजकल तो ऐसी तस्वीरें बना देते हैं ऐसे घर की दीवारों पर, ये लो जी ये सांझी हो गई है ना, आजकल ऐसी तस्वीरें बना देते हैं सांझी के लिए। कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी को किसका रूप मानकर जो है पूजा की जाती थी? तो पार्वती का जो है रूप मानकर जो है इसकी पूजा की जाती थी कुंवारी कन्याओं के द्वारा, है ना। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीवारों पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, है ना, कोडी, पंख से सजाना क्या कहलाता है? तो ये सांझी कहलाता है। ये देखिए इसको गोबर से बनाया गया है, इसमें देखो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोडियां लगा दी है, कांच के टुकड़े लगा दिए जाते थे जिससे उसको और ज्यादा सुंदर बनाए। देखो आज की लड़कियां बना सकती नहीं है, क्यों नहीं बना सकती है? कि मान लो आपके हाथ, पहले तो गोबर से बहुत ज्यादा बदबू आती है आजकल की लड़कियों को, महिलाओं को, पहले वाली महिलाओं को नहीं आती थी, क्योंकि पहले हम घर पर गाय रखते थे, और गाय का गोबर दिन में 2 बार हमें गिरना ही पड़ता था, है ना, घर में गोबर थापना, उनकी थेपड़ियां बनाना, तो गोबर से बहुत अच्छी तरीके से हम जो है वो क्या हो गए थे, यूज टू हो गए थे। अब मान लो एक तो घर में पक्की दीवारें हो गई है, सीमेंट वाली, प्लास्टर वाली हो गई है, तो गोबर का वैसे भी यूज नहीं हो जाता है। और अगर आजकल की कोई लड़की सोच ले, जिद कर ले कि मैं बनाऊंगी, और गोबर में उसके हाथ सने हुए हैं, और अगर उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो वो देख नहीं पाती है, क्योंकि हर जनरली आजकल के लोगों का एक जो है दिमाग में बन गया है कि हर लगभग आधे घंटे के अंदर जो है कम से कम वो 2 बार फोन को देखते हैं, यानी आधे घंटे में 2 बार फोन को तो देखना ही पड़ता है, चाहे उसमें मैसेज आए कि नहीं आए। आधे घंटे में 2 बार, 15 मिनट, हर 15 मिनट में 1 बार फोन को चेक करना। जैसे पढ़ने वाले बच्चे भी यही कर रहे हैं आजकल, लड़कियां फोन, जहां उनकी किताबें होंगी वहीं पर फोन होगा, अच्छा 15 मिनट होते ही चेक करेंगे, अरे कोई मैसेज आया है तो नहीं है, किसने क्या स्टेटस लगाया है, कौन सी रील नहीं आई है, फिर फोन छोड़ देंगे, फिर 15 मिनट बाद। अक्सर आप मुझे बहुत बार फोन करते हैं, लेकिन मेरा फोन कभी कभी उठता है, जब मैं क्लास में होता हूं तभी उठता है, वरना मैं फोन को ना इधर ही छोड़ के चला जाता हूं, अपने साथ लेके जाता नहीं हूं, क्योंकि 2018 से लेकर जो है अब तक बहुत ज्यादा इन टेक्नोलॉजी में, फोन वगैरह में घुसा रहा हूं, तो मन भर गया। तो अभी एक और बात, जैसे वैसे तो ये बात मेरे लिए तो नेगेटिव है, लेकिन फोन का यूज जितना कम करोगे, अपने फोन से व्हाट्सएप अगर रखना चाहो तो रख लो, व्हाट्सएप से अच्छा टेलीग्राम है, उस पर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन 2 को तो आप पेपर तक 5 जनवरी तक, कम से कम 4 जनवरी तक इनको अनइंस्टॉल कर दो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और प्लस मैं आपको जैसे ही चैप्टर पूरा होगा प्रिंट वाली पीडीएफ दूंगा, जिसके ऊपर लिखा आएगा क्लास 10 प्रिंट, तो वो पीडीएफ आप प्रिंट करवा लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़े रहें, ठीक है ना। तो आपसे छोटा सा निवेदन है एज ए बड़े भाई कि अगर आप चाहते हैं कि आपका समय कम वेस्ट हो, बर्बाद ना हो, तो 5 जनवरी तक आप जो अपने फोन से 2 एप्लीकेशन, फेसबुक और जो है वो इंस्टाग्राम जरूर हटाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो टाइम लेती है। पीडीएफ निकल जाएगी, गोवर्धन बनाना आता है वो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पट चित्रण, फड़ का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो छिंपा जाति के जोशी चितौरों के द्वारा। यानी फड़ चित्रण का या पट चित्रण का जो मुख्य कार्य है, मुख्य रूप से ये कार्य जो करते हैं वो छिंपा जाति के जो चितेरे होते हैं वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा मोस्ट क्वेश्चन है। और भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी किस शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है? तो फड़ चित्रांकन में ये जो है मोस्ट पॉपुलर है, श्रीलाल जोशी को याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फड़। कल एक सेशन में, कल के सेशन में आप पूछ रहे थे कि सर फड़ कैसी होती है? तो इस तरीके की फड़ होती है, ये एक कपड़े का पीस होता है, कपड़े के ऊपर इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। अब इसमें जो है वो चित्र है अलग अलग, है ना,
राजा के, रानी के और मंत्रियों के, दुश्मनों के, इन चित्रों को जो है वो इस तरीके से बनाया गया है एक सीरीज के अंदर कि जो इसका वाचन करने वाला है वो इन चित्रों को देखकर ही पूरी की पूरी कहानी जो है वो बता देता है। देखो, इकोनॉमिक्स वाली जो पीडीएफ है वो एक साथ इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि उसमें हमने आधा सेशन जो करवाया है आपको वो तो करवाया है बोर्ड पे लिखकर, और आधे टॉपिक जो करवाए हैं वो हमने आपको करवाए हैं वैसे, तो इसीलिए उनकी एक पीडीएफ बन नहीं पा रही है। लेकिन मैंने एक साथ सारी पीडीएफ को एक साथ डाल दिया है, लेकिन एक पीडीएफ डालना तो संभव नहीं है। एक एक करके आपको सबसे अच्छा तरीका तो है कि पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है आपने, नहीं कर रखी है तो जाके कर लीजिए और उनको नोट्स बना लीजिए रजिस्टर में, क्योंकि जो टॉपिक हम आपको यहां पर लिख के करवाते हैं, जैसे ये तो प्रिंट किया हुआ है, इसका मैं आपको प्रिंट वाला पीडीएफ दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यही चीज अगर हम लिख के करवाते ना तो फिर उसका प्रिंट वाला पीडीएफ हम आपको नहीं दे पाते हैं। हालांकि पीडीएफ हम आपको देते हैं लेकिन वो प्रिंट नहीं हो पाएगी, और अगर आप उसको प्रिंट करवाओगे तो प्रिंटर वाला आपसे बहुत ज्यादा पैसे जो है वो ले जाएगा। तो इसीलिए जो चीज यहां पर लिख के करवाते हैं उनकी आपको जो है प्रिंट नहीं मिलेगी। तो फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? भोपों के द्वारा। भोपे जो है फड़ का वाचन भी करते हैं। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्थे या जंतर के साथ। फड़ में देवियों को किस रूप में दर्शाया जाता है? जो देवी होती है, देवी जैसे लोक देवता, लोक देवी, तो देवी जो होती है वो नीले रंग में दर्शाई जाती है। ये देखो, इसमें ये देवी है, नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं आपके, है ना। और इसके अंदर जो फड़ है उसमें देवता को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग का जो चित्र बनता है वो देवता का बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। फड़ में जो राक्षस होता है, राक्षस, उस राक्षस को जो है वो काले रंग में दर्शाया जाता है। राक्षस को किस में दर्शाया जाता है? काले रंग में जो है वो दर्शाया जाता है। और फड़ में सुंदरी या लाल रंग किसका प्रतीक माना जाता है? शौर्य और वीरता का प्रतीक। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेंजी या रेंजा कपड़े का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। और किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है? श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक जो है वो कलात्मक होता है। कावड़ निर्माण किनका पुश्तैनी व्यवसाय है? तो बस्सी गांव के अंदर खेरादिया है, उनका पुश्तैनी यानी परंपरागत ये व्यवसाय है, वो कावड़ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वो कावड़ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है कावड़ निर्माण से। और कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? लाल रंग से रंगी जाती है। कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती है? तो राम, लक्ष्मण और सीता माता की मूर्ति जो है दिखाई जाती है इसमें। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया कहलाते हैं। गोडलिया पुराने जमाने में जो है हम बहुत सारे पशु रखते थे, तो सब लोग खास तौर पर राजा जो होते थे वो अपने घोड़ों को दागते थे, यानी एक विशेष प्रकार का ठप्पा लगता था, है ना, कि ये घोड़ा जो है वो उस ठप्पे से पहचान होती थी। आजकल जैसे आपने देखा होगा गायों के कानों में यहाँ पर या गाय के गले में एक जो स्टिकर डाल दिया जाता है येलो कलर का, है ना, और उस पर एक नंबर लिख दिया जाता है जिससे कि उनकी काउंटिंग हो सके और पता चल सके कि ये गाय जो है वो कहाँ की है ना। तो इसी तरीके से पहले घोड़ों को दागा जाता था, गर्म करके कोई लोहे की वस्तु और उसको घोड़े के ऊपर छाप दिया जाता था। हालांकि किसी भी पशु के अगर ऊपर हम गर्म चीज लगाएंगे तो उसको दर्द होगा, तो ये भी एक पशुओं के लिए यातना का प्रतीक था, यानी यातना मिलती थी, उनका पशुओं का शोषण होता था, उनको बड़ा कष्ट होता था। सोचिए कि आपके ऊपर एक लोहे का सरिया गर्म करके और ऐसे हाथ के ऊपर चेपा जाए तो कितना ज्यादा दर्द होगा आपको। मुझे तो बहुत होगा, आपको भी बहुत होगा, ऐसे ही पशुओं को भी होता था। लेकिन वर्तमान में ये जो है वो वर्तमान में ऐसा जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। पशुओं को दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटेरना कहलाती है। और राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली। सोजत कहाँ है? पाली में है, तो पाली सोजत की जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है। और दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? पान, शंख, हटड़ी की भात और पगल्या।
करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं? छबड़ी और स्वास्तिक। एंड मकर संक्रांति पर मेहंदी किस प्रकार का अलंकरण होता है? घेवर व बिजनी। ये मेहंदी के टाइप है, पुराने जमाने की मेहंदी के ये टाइप थे कि भाई अगर मकर संक्रांति है तो घेवर और बिजनी बनाई जाती थी हाथों पर, अगर करवा चौथ है तो छबड़ी और स्वास्तिक बनाए जाते थे। इस तरीके के अलग अलग पर्वों पर जो है वो अलग अलग मेहंदी जो है वो लगाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्षाबंधन पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता था? लहरिया व चिक नामक जो है वो। और शादी पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता था? तोरण, कैरी, शिंगाड़ा, कलश, फूल आदि बनाए जाते थे। आप देखना कि जो दुल्हन होती है उसकी जो मेहंदी होती है उसके बीच में कलश बना होता है। आजकल तो क्या है, अलग ट्रेंड चलने लगे हैं, आजकल तो वो वाली बात नहीं रही है। आजकल तो जो है किसी भी प्रकार की मेहंदी कभी भी लगा ली जाती है। बट प्राचीन समय में यानी हमारी जो राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें हर एक उत्सव के लिए अलग प्रकार के रीति रिवाज थे, अलग प्रकार के वस्त्र होते थे, अलग प्रकार की पगड़ियां होती थी, अलग प्रकार की मेहंदी होती थी, है ना। हर त्योहार के लिए अलग तरीके के रीति रिवाज होते थे। मेहंदी के प्रकार जनरली आप पढ़ लो। आपको याद रखना है कि मेहंदी प्रसिद्ध कहां की है? पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत पाली की। जनरली तो यही क्वेश्चन पूछा गया, अब तक के पेपरों में मेहंदी के प्रकार तो नहीं पूछे गए हैं। गोदना गुदवानी का सर्वाधिक प्रचलन किनमें था? आदिवासी जो लोग थे वो अपने शरीर पर टैटू बनाते थे। और आजकल देखो मैं कई ऐसे वीडियोस दिखते हैं जिनमें कई लड़कियों ने तो पूरे शरीर के ऊपर टैटू बना लिया। अभी एक मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था, 10-15 दिन पहले की बात है, तो एक लड़की का वीडियो देखा, उसके शरीर के ऊपर यानी यहां चेहरे से लेकर और पूरे नीचे एडी तक पूरे शरीर पर जितना भी दिख रहा था उसमें दिखाया गया था टैटू। और टैटू गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। और प्राचीन समय में केवल आदिवासी ही टैटू बनाते थे, लेकिन आजकल इसका पर्सनल हर समाज, हर जाति, हर वर्ग में जो है वो होने लगा है। लेकिन अगर आप आदिवासियों के टैटू देखोगे ना तो बड़े प्यारे टैटू होते थे। अगर आप प्राचीन अगर आपके क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं या आप नेट पर सर्च करो प्राचीन आदिवासियों की, वो टैटू कैसे बनाते थे? वो टैटू बनाते थे जैसे गाल के ऊपर यहाँ पर आंखों पे 3 जो है टिक्की सी बना देते थे, यहाँ ठोडी पर 3 टिक्की सी बना देते थे। अनाप शनाप नहीं बनाते थे वो, सीधी बात है। आजकल तो क्या है, लोगों ने ऐसा ट्रेंड चला दिया कि पूरे शरीर को ऐसे बेकार बना के छोड़ देते हैं। सोचो कि उस लड़के या लड़की का बुढ़ापा कैसा होगा जब वो 60 साल के हो जाएंगे और मेरा पोता पूछेगा, दादी और थारे के मंड रहे हो, है ना। जवानी तो 4 दिन की है, 4 दिन की तो है। कितने साल तक जवान है आप और हम? ये जो समय है ना बड़ा तेजी से जा रहा है। तो कभी भी कोई भी डिसीजन लेना तो ऐसा, हमारी जैसे हमारी दादी थी तो उनके हाथ पर यहाँ पर ओम बना होता था, ओम का उन्होंने टैटू बनाया था। तो हम उनसे पूछा करते थे कि दादी आपने ये टैटू कहाँ बनाया? तो दादी कहती थी कि मैं मेले में गई थी तो वहां पर बनाया था, ओम बनाया था एक हाथ पर, खाली इधर हाथ पर ओम। ये तो चल जाता है, लेकिन सोचो कि आपने पूरे शरीर के ऊपर तरह तरह के टैटू बना रखे हैं और आप 60 साल के हो गए हैं और आपके पोता पोती आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? तो हमेशा जब भी कोई काम करे तो भविष्य को, आने वाले समय को भी ध्यान रखेंगे। जो लड़का लड़की आज कोई डिसीजन ले रहा है और इस डिसीजन का कल क्या परिणाम होगा, आज अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं इसका कल क्या परिणाम निकलेगा, अगर ये सोचकर उस डिसीजन को लेता है तो वो 99% कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। अगर हम कोई फैसला करते हैं कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है और हम ये सोचें कि इस फैसले का कल मेरे जीवन पर क्या परिणाम पड़ेगा, आज तो चलो ये फैसला ठीक है लेकिन कल क्या होगा इसका, तो वो बच्चा अपने जीवन में कभी गलत फैसले नहीं कर पाएगा।
नहीं, जॉब वाला तो नहीं है, लेकिन तो अच्छा नहीं लगता है। ओवर कोई भी चीज होते हैं, अति हर चीज की माड़ी, आपने मारवाड़ी में कहे तो। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता था? कोठियां बनाई जाती थी। चिकनी मिट्टी की इस तरीके से कोठियां बनाई जाती थी जिनमें अनाज डाल दिया जाता था, जैसे एक बाजरा, और इसके नीचे एक यहां पर क्या बना दिया जाता था? गेट बना दिया जाता था, और पूरे वर्ष का बाजरा इसमें डाल दिया जाता था और ऊपर से उसको बंद कर दिया जाता था। अब जब भी बाजरे की जरूरत होती थी, यहां से गेट खोला, बाजरा जितना आवश्यक है वहां से निकाला और चलो। ये क्या कहलाती थी? कोठियां कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर कि पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान खरीद रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपच्चियों से बनी आकृति क्या कहलाती थी? विल कहलाती थी। विल किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार, यहां पर गलत लिखा है, पुरस्कार कब प्राप्त किया? 1965 में रोमानिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका छठा, और आता है स्थापत्य और शिल्प कला के विभिन्न आयाम। स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या आता है? आपके दुर्ग, महल, ये सब स्थापत्य कला में आते हैं। तो आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि स्थापत्य कला में क्या था, क्या आता है। देखिए पहला क्वेश्चन, जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि प्यारे बच्चों, मेरे विद्वान साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान जो हमारा स्कूल के अंदर सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी, उसके अंदर एनसीईआरटी के साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी एक पुस्तक लगा रखी है जिसका नाम है कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और इसी कक्षा 10 की पुस्तक को हम अब जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, और उसका ये छठा चैप्टर है। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं, और ये जो पुस्तक है वो आपके रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड मुख्य परीक्षा, सीएटी मुख्य परीक्षा, पटवारी मुख्य परीक्षा, एलडीसी मुख्य परीक्षा और राजस्थान के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो पुस्तक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास के दृष्टिकोण से, कला संस्कृति के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए हम इस पुस्तक के वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसके अलावा हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6, 7, 8, 9 को कंप्लीट कर लिया है। वो भी सारे सेशन आप जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और सारी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी 1726 में? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से की गई है। ठीक है, अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से। और शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से जो है हमें दुर्ग स्थापत्य के सबसे प्राचीन इतिहास प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से हमें 2 टीले प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक टीला जो है उस पर तो क्या है? नगर बसा हुआ है, और दूसरे टीले पर जो है दुर्ग बना हुआ है। और दोनों ही जो स्थान है, चाहे दुर्ग का स्थान हो या नगर का स्थान हो, उसको प्रकोठे से घेरा गया है। तो राजस्थान के जो है वो दुर्ग स्थापत्य के सबसे प्राचीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमें कालीबंगा से जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। राजस्थान के मेवाड़ के 81 दुर्गों का जो है वो इन्होंने निर्माण और पुनर्निर्माण जो है करवाया था। 81 थे कि 85 थे? है ना, 80 थे शायद, है ना। राजस्थान के कितने राजस्थान के दुर्गों में यूनेस्को द्वारा जून 2013 को विश्व धरोहर की सूची में एक शामिल किया गया है। 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। और राजस्थान की स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। 84 दुर्ग जो है महाराणा कुंभा ने निर्माण और पुनर्निर्माण करवाए। 84 दुर्गों का, बिल्कुल 84 दुर्गों का, है ना। चारों तरफ 80 तो राणा सांगा के शरीर पर घाव थे। 80 क्या थे? राणा सांगा के शरीर पर घाव थे। और 81 क्या है? 81 राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
अब देखो क्या कि सारी चीजें जब हम पढ़ते ना तो ऐसे दिमाग में रह जाती है। अब आज मैं खनिज टॉपिक को तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको हम बेहतर तरीके से तैयार करें, तो वहां पर मैंने 81 शब्द पढ़ा था। इससे पहले हमने राणा सांगा पढ़ा था, तो वहां पर हमने 80 शब्द भी पढ़ा, 80 भी पढ़ा था, तो वो याद रह गया कि 80, 84 है ना, 81, तो वो तीनों एक साथ ही बता दिए। लेकिन अब सारा मैंने अलग अलग बता दिया है। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल या औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं। और किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्ग, है ना। कोई पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, कोई ऊंचे स्थान पर बना हुआ दुर्ग है, क्या कहलाता है? गिरि या पर्वत दुर्ग जो है वो कहलाता है। गिरि दुर्ग कहते हैं इस तरीके के दुर्ग को। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का जो दुर्ग है, जैसे कि आपका भटनेर का जो दुर्ग है, भटनेर, हनुमानगढ़, ये जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में जो है वो आते हैं। 82 प्रकार के खनिज हो गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संगन बिहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वन दुर्ग में आते हैं ये। एंड वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई और पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाता है? एरन दुर्ग कहलाता है। जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? पारिक दुर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपका लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, कौन सा? लोहागढ़, भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? पारित दुर्ग आते हैं ये। वे दुर्ग जिनके चारों ओर और सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? सैन्य दुर्ग आते हैं। राजस्थान में सैन्य दुर्ग जो है वो बहुत कम है। और जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ रहते हैं किस श्रेणी में आते हैं? सहाय दुर्ग। राजस्थान में ये सहाय दुर्ग नहीं है, सहाय दुर्ग राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, याद रखना, राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। एमपी और यूपी में है, सॉरी एमपी महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है, सहाय दुर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? चित्तौड़ के किले को। इसलिए कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, है ना। इसीलिए इसको जो है वो चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर है और सबसे विशाल, सबसे सुंदर दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट देखिएगा, इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? चित्रांगद को। और चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकूट था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीत कर इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। खिजराबाद इसका नाम रखा, खिजराबाद। इसका पुत्र था, पुत्र के नाम पर, पुत्र खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर क्या नाम रखा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं यहाँ पर। 1303 का पहला साका, इसके बाद बताओ 1303, इसके बाद 1303, आगे बताओ चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? तेरह सौ तीन के बाद बताएं भाई, कमेंट करें, केवल बातों के कमेंट ना करें। आप एक दूसरे से केवल बातों पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कमेंट करें। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, मैं आगे आ रहा हूं, लिखा हुआ है वैसे तो। तीसरा साका भी कमेंट करो, बिल्कुल। देखिए, चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303, दूसरा साका 1534 और तीसरा साका 1567-68 में हुआ। और ये चित्तौड़ के 3 साके थे। थोड़ा सा, हालांकि बातें करनी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है बातें करें तो भी, लेकिन थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा साका 1567-68 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार है? 7 द्वार है। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक और दुर्ग बना हुआ है ऊंचाई के क्षेत्र पर, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है।
हाँ, मेरे पास थोड़े कमेंट जो है वो लगभग 2 सेकंड लेट पहुंच रहे हैं। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार है? चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ दीवार। कुंभलगढ़ की दीवार जो है वो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है, जिसकी दूरी जो है, जिसकी लंबाई जो है वो 36 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाँ, बादल महल भी इसी कटारगढ़ में है। कटारगढ़ में बादल महल है, और बादल महल में किसका जन्म हुआ है? महाराणा प्रताप का बादल महल। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? एस्ट्रक्शन वास्तु से की है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन था। यह क्वेश्चन याद रखना, कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन था, याद रखना। ये किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? अगर आप दुर्ग को नीचे से ऊपर तक देखोगे, ऐसे मान लीजिए ये मेरे सामने दुर्ग है, मैंने इसे नीचे से देखना शुरू किया ऊपर तक, तो ऊपर तक देखूंगा तो अगर मेरे सर पर कोई पगड़ी है तो वो गिर सकती है। ऐसी बात कही किसने? ये बात कही कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है, अबुल फजल ने। रणथंबोर दुर्ग को किसने बनवाया था? रणथानदेव चौहान ने। रणथानदेव चौहान ने इसका जो है निर्माण करवाया। और रणथंबोर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? अबुल फजल ने इसको बख्तरबंद कहा है। और किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? रणथंबोर दुर्ग में है। और शिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो 56 के पहाड़ पर जो है वो शिवाना दुर्ग जो है वो स्थित है। और शिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? वीर नारायण परमार ने 534 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर शिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? सातल देव, यहाँ के शासक थे सातल देव, है ना। सातल देव को हराया था इन्होंने। कब की बात है ये? 1308 की बात है क्या? 1308 की बात है क्या? कमेंट में बताओ। 1308 में हराया था क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, जब वो फिरोजा के लिए वीरमदेव को लेने गया था, तब की बात है क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? महाराणा लाखा ने की थी। काल्पनिक दुर्ग बनाया, मिट्टी का दुर्ग बनाया खिलौने जैसा, और खिलौने जैसा दुर्ग बनाकर और उसको जीता किसने? लाखा ने, क्योंकि प्रैक्टिकली वो बूंदी को नहीं जीत पाए। इसकी कहानी हम पढ़ेंगे आगे, जब लाखा पढ़ेंगे तो। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा किसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर की थी? कुंभा हाडा ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। और कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ को ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? स्वाई जय सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक समान 9 महल बनवाए थे? नाहरगढ़ में 9 पासवान थी। पासवान कौन होती है? ऐसी दासियां, ऐसी सुंदर दासियां, दासियां नहीं, ऐसी सुंदर दासियां जो कि राजा को पसंद आ जाती है, तो वो उनको जो है वो अपनी उपपत्नी का दर्जा दे देता है, या पासवान कहता है उनको। तो ऐसी ही अपनी 9 पासवानों के लिए इन्होंने 9 कमरे बनाए थे, जो एक दूसरे से सुरंग से भी जुड़े हुए थे। यानी इसका 2 उद्देश्य था। एक तो 9 की 9 पासवानों को राजी रखना कि कोई नाराज नहीं हो जाए। बा कहते थे बेहू ज्यादा प्यार करो, बा कहते थे बेहू ज्यादा प्यार करो, तो वो क्या करियो 9 जैसा एक जैसा एक कमरा बना दिया, तो बाऊ की अब सगड़ी की सगड़ी राजी होगी। दूसरों सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये एक महत्वपूर्ण कार्य था कि 9 के 9 जो दुर्ग थे, कमरे थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे अंडरग्राउंड रूप से। तो राजा किस रूम में है, यानी वो कौन सी अपनी पासवान के साथ है, इसका पता कभी भी किसी को नहीं चलता था। राजा किसी भी कमरे में प्रवेश करता था और निकलता किसी कमरे से था। इसीलिए ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या था? बड़ा ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गढ़ बिठरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। और
अजमेर के गढ़ बिठली का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल ने करवाया था। और किस दुर्ग को विलियम बेटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? जिब्राल्टर तो तारागढ़ दुर्ग को कहा था। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा 1459 में। देखो 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग है, 1559 में जो है वो किसका निर्माण है? उदयपुर का निर्माण है। और 1459 में ही जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा के और जोधपुर की जो है वो नींव रखी थी। क्या रखी थी? जोधपुर शहर को बसाया था। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, मोर ध्वज, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। किलकिला, शंभू बान, गजनी खान, बिच्छू बान आदि तोपे किस किले में है? मेहरानगढ़ में ये तोपे जो है वो रखी गई है। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था 1739 में। और जब शिव सिंह इसका शासक था, कौन? शिव सिंह इसका शासक था 1857 की क्रांति के समय, तो बीकानेर के शासकों ने इस पे आक्रमण किया था, तो शिव सिंह ने उनके ऊपर जो है वो चांदी के गोले दागे थे, क्योंकि यहां पर लोहा जो है वो खत्म हो गया था। तो यहाँ के कारीगरों ने कहा, जो कि गोले का निर्माण कर रहे थे महाराज शिव सिंह से, कि शिव सिंह जी हमारे पास लोहा खत्म हो गया है। तो इस गांव, इस चूरू शहर के जो लोग थे उन्होंने अपने घर से चांदी लाके दी राजा को, और राजा ने अपने जो कारीगर थे उनको कहा कि आप सोने चांदी के गोले बनाओ, और चांदी के गोले फेंके गए थे दुश्मनों पर। और यह देखकर जो बीकानेर के शासक थे वो बड़े जो है वो आश्चर्यचकित हुए, और उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि देखिए किस तरीके से जो है वो एक देशभक्त अपनी भूमि के लिए चांदी के गोली फेंक रहा है, और मैं अंग्रेजों का कठपुतली बना हुआ हूं। और वो बीच युद्ध से ही जो है वो चले गए थे। तो इस तरीके की इतिहास में आपको घटना जो है वो बहुत ही कम मिलेगी, और इस तरीके की जो है वो अपने भूमि के प्रति, अपनी जो है वो धरा के प्रति, अपनी जो है वो मातृभूमि के प्रति देशभक्ति भी आपको बहुत कम मिलेगी। आज हमारे परिवार के सदस्य मानी जाने वाली गाय के ऊपर बड़ी आपदा है, लेकिन फिर भी जो है वो हम बहुत सोच समझ के ही दान देते हैं कि कड़ी ज्यादा दान नहीं दिया जावे, है नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी था चूरू के अंदर कि हमने अपने घर के सारे चांदी के बर्तन, चांदी के गहने, महिलाओं ने अपने चांदी के आभूषण सब दे दिए थे कि ले जाओ, लेकिन सबसे पहले मेरी मातृभूमि जो है वो बचनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो ठाकुर शिव सिंह के और अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहां पर है? अजमेर में। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? मैगजीन के किले में ही की थी। कितना और रह गया मिनटों को देखते हैं, अभी तो ज्यादा पड़ा है, तो बाकी का करेंगे कल, बाकी का करेंगे अपन कल करेंगे। और आप जो है वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नीचे बहुत सारी पीडीएफ का भी लिंक मिला है, बहुत सारी प्लेलिस्ट का भी लिंक डाला हुआ है, आप जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करें। और डेली ये क्लास इसी टाइम होती है, 4 क्लासें हम कर रहे हैं डेली की। सुबह 10 बजे भूगोल, 12 बजे मनोविज्ञान जो पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 टॉपिक बचे हैं, और 3 बजे आपका ये चल रहा है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और रात को 9 बजे एसएसटी चल रहा है, जहां हम इकोनॉमिक्स पूरा कर चुके हैं और आपका जो पॉलिटी का पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। रात को 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।